चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं चैन से कहां सोता हूं। लेकिन सारे किसान भाई चैन से सो सके, उम्मीदों की नींव पे खुशहाली की इमारत को बना सके, यही तो हमारी कोशिश है। हम हैं डीडी किसान और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खास कार्यक्रम सच के साथ। और फिर इस खास कार्यक्रम में क्या होता है, हम इस कार्यक्रम के जरिए ये समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो हमारा स्वाभिमान है। खेती हमारी संस्कृति है, खेती हमारे जीवन का आधार है। तो जब आधार खेती है तो फिर खेती स्वस्थवर्धक होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम होनी चाहिए। लेकिन आज एक रिपोर्ट का जिक्र मैं आपसे करूंगा जो कहीं ना कहीं आपको डराती है और उससे ज्यादा चेताती है, जो बताती है कि 2040 तक कैंसर जैसी बीमारी के आंकड़े बढ़ सकते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आपको अपनी जद में ले सकता है। लेकिन इसका उपाय क्या हो, डॉक्टरी के लिहाज से तो समझेंगे ही, लेकिन खेती के लिहाज से भी आज समझने का प्रयास होगा कि कैसे इस बढ़ती हुई चिंता की लकीरों को आपकी पेशानी से, हमारी पेशानी से हम रिमूव कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं यहां पे सिर्फ बातें नहीं होती हैं, एक रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के बाद खास मेहमानों का खास पैनल होता है जो जुड़ता है मेरे साथ और जो बताता है आपको कि हम क्यों सच के साथ हैं। शो की रवायत है, शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ होती है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर बेहतरीन मेहमानों का बेहद उम्दा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो बताएगा आपको कि 2040 में आने वाले संकट को आज हम 2024 में कैसे रिमूव कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपके अपने शो की जिसका नाम है सच के साथ। कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं, यानी आहार का हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध है। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि बिगड़ती जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से कैंसर, बीपी, डायबिटीज और इसी तरह की दूसरी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि 2040 तक कैंसर के सबसे ज्यादा मामले भारत समेत एशिया में होंगे। IARC विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्था है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा के किसान और कल्याण विभाग के महानिदेशक अजीत बालाजी ने किसानों को चेताया है। उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि हम गुणवत्ता संपन्न अनाज का उत्पादन करें ताकि तेजी से पनप रही कैंसर, बीपी और डायबिटीज की गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सके। उन्होंने जैविक खेती को इसका उपाय बताया और कहा कि अगर किसान समय पर नहीं चेते तो 2040 तक 30% आबादी इन बीमारियों की शिकार हो सकती है। उन्होंने ये बात करनाल में आयोजित कृषक वैज्ञानिक संवाद के दौरान कही। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर PC शर्मा ने भी कहा कि अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल उपज पर असर डाल रहा है, जिससे हमारी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इसलिए हमें क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। तो कैसे आपको स्वस्थ रहना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, उससे बढ़कर अपनों का ख्याल रखना है, आज सच के साथ में हम यही बताएंगे। और कैंसर जैसी बीमारी से कैसे आप निजात पा सकते हैं, आज सारा सलूशन इस 50 से 55 मिनट के शो में आपको देखना है। और अपने लिए नहीं, कम से कम अपनों के लिए जरूर आज शो को आपको पूरा देखना है। परिचय कराता हूं मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ जुड़े हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, जिन्हें पीपल बाबा के नाम से आप अच्छे से जानते हैं, पर्यावरण वेद हैं। सर स्वागत आपका। मेरे साथ अजीत तेवतिया जी जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। सर स्वागत आपका। डॉक्टर अजय गोगिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही साथ अनीता डागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, महिला प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और बहुत इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। तो आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा स्वामी प्रेम परिवर्तन जी से। तो जी। पीपल बाबा मैं कह सकता हूं आपको सर? जी जी ठीक है जी। तो पीपल बाबा जी, असल में ये समझाइए कि ये जो कहा गया है, जो बताया गया है,
वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के जरिए कि 2040 का जो साल है तब तक पहुंचते पहुंचते कैंसर जैसी बीमारी हमें अपनी जद में लेगी। सर ये चेताता भी है और डराता भी है, बताइए सर कैसे इससे निकले? देखिए ये प्योर साइंस है, ये तो फंडामेंटल साइंस है, तो इसे आप इसको नकार नहीं सकते, इससे छिप नहीं सकते। तो जितनी जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये रियलिटी है, हमारे लाइफ की रियलिटी है, ये ग्लोब की रियलिटी है, प्लैनेट पे जितनी भी 192 कंट्रीज़ हैं सब इसी से गुजर रही हैं, तो उतना बेहतर होगा हमारे लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वैसे तो अभी हम डिस्कशंस में बहुत सारी इस साइंस के ऊपर बात करेंगे, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, कैंसर पे बात करेंगे। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 47 ईयर्स से मैं फार्मिंग में भी हूँ, एफॉरेस्टेशन वर्क में हूँ, 2,70,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर हमने काम किया है। तो मेरा जो ये मानना है वो ये है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें जो आने वाली जो जनरेशन है, जो एग्रीकल्चर की जो जनरेशन है फार्मिंग में जो आ रही है, वो उसको हमें डराना नहीं है। अगर आप उसको डराएंगे तो जो नई जनरेशन है फार्मर्स की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे जो, नहीं तो क्या देखने में आ रहा है कि जो किसान हैं उनके बच्चे खेती बाड़ी में नहीं जाना। डराने से क्या मतलब है सर, वो भी स्पष्ट करते चलें। हाँ, उसका ये है कि बजाय कि इतना केओस क्रिएट करने के या इतना ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट करने के या हम रिपोर्ट्स को कोट करके, देखिए एक होता है डर क्रिएट करना, एक है नॉलेज क्रिएट करना, ट्रेनिंग देना, उनको स्किल्स देना और उनको तैयार करना अवेयरनेस के साथ। और वो जो जनरेशन है, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट वो ये है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको हम तैयार करें एग्रीकल्चर के लिए, मॉडर्न प्रैक्टिसेस हों। जैसे आपने अभी कहा कि केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग है, पेस्टिसाइड्स है, और ये बहुत अभी जो आपकी रिपोर्ट है उसमें एक बहुत अच्छी एक फ्रेज़ यूज़ किया गया, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो आप 10 किलो जहर पैदा करना चाहेंगे या 5 किलो खाना, है ना? 10 किलो जहर या 5 किलो खाना, क्योंकि ये हमेशा एक बात रहती है कि केमिकल बेस्ड फार्मिंग जो होती है, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी उपज ज़्यादा है, उसका हार्वेस्ट ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी, उसका वेट ज़्यादा है, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी में जाना है। और इस क्वालिटी के लिए तैयार करने के लिए जो हमारा जो फ्यूचर जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो इस वक्त कॉलेजेस में पढ़ रहा है, स्कूल्स में पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए एग्रीकल्चर को कूल बनाना पड़ेगा, हमको उसको ट्रेंडिंग बनाना पड़ेगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे एक्टर्स हैं, हमारे टीवी एक्टर्स हैं, हमारा बॉलीवुड है, जब तक वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए बात नहीं करेगी तो वो बच्चे जो हैं, और जैसे ही जो यंगस्टर्स आएंगे दे विल ब्रिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस, वो AI लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, लॉजिस्टिक्स लेके आएंगे, मॉडर्न प्रैक्टिसेस लेके आएंगे। यही मेरा ख्याल से सोल्यूशन है, और सिर्फ पैनिक क्रिएट करने से तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, और हम पैनिक क्रिएट करना भी नहीं चाहते, किसी भी तरह का हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। कोशिश इतनी है कि सूरत बदले, और सूरत बदलने की कोशिश लगातार डीडी किसान करता रहता है। लेकिन अनीता डागर हमारे साथ मौजूद है। अनीता जी, असल में अन्न का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन कैसा हो ये तो हमको समझा दिया, लेकिन जिस क्वालिटी की हम बात करते हैं, क्वांटिटी से क्वालिटी का जो फेर है उसको नहीं समझाया गया, तो फिर ये समझेंगे कैसे? और उत्पादन भी हो और क्वालिटी भी हो, उसके बीच का मैकेनिज्म कुछ समझ में आता है अनीता, क्योंकि आप तो खुद नेचुरल फार्मिंग करती हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्वालिटी जो है हमें हमेशा सबसे ऊपर रखनी चाहिए। किसान आज के टाइम में क्या कर रहा है? सिर्फ उत्पादन की बात कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, यूरिया DAP का प्रयोग किसानों ने शुरू किया था, पर अब पेस्टिसाइड जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो लोगों के यूरिन और ब्लड में आ रहे हैं। हम 2040 की बातें कर रहे हैं, पर मैं कहती हूँ स्थिति आज भी काफ़ी गंभीर है। अच्छा, आज भी हम सबको चेतना होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ किसान जागे, लोगों को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी कि जी हमें जैविक चाहिए। आप एक बात बताइए, कितने लोग किसान से जुड़कर खुश हैं? कोई भी अपनी दिनचर्या से हटकर किसान के पास नहीं जाता। किसान यहाँ लोगों को बोलता है कि जी आइए मेरे यहाँ, 2-4 लोगों के अलावा कोई नहीं आता किसान के पास। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को फूड अडल्ट्रेशन पे बात नहीं की जाती, उनको नहीं बताया जाता कि क्या खाना है, कैसे खाना है। हर कैंटीन में समोसा दिया जाता है बच्चों को। मतलब हर चीज के लिए किसान जिम्मेदारी कैसे ले? आप अभिभावक भी हैं, आप शिक्षक भी हैं, आप PhD स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। देश में सभी को एकजुट होना पड़ेगा और सिर्फ प्रोडक्शन की बातें नहीं की जाएंगी। हाँ, गुणवत्ता सर्वोपरि है,
उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना शरीर के साथ खिलवाड़ है। लेकिन आप सिर्फ किसान को अन्नदाता के तौर पे पोर्ट्रे क्यों करती हैं अनीता? किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो तो हमारे जीवन का आधार है। अगर जीवन का आधार नहीं चेतेगा तो फिर मुश्किलें तो सबको झेलनी पड़ेंगी। प्रोडक्शन का तो बेसिक काम है ना अनीता जी, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसान अन्नदाता है, पर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि वही किसान अन्नदाता है जो केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं कर रहा। अच्छा। हर किसान को मैं अन्नदाता नहीं बोलती। अच्छा। ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि लोगों को हम अच्छा खाना दें, और इसके लिए हर तबके को आगे आना पड़ेगा। समाज के हर वर्ग को आगे आना पड़ेगा। किसान को कहना पड़ेगा कि भाई आप हमारे लिए उगाइए, हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे। उसका साथ देना पड़ेगा, उसके खेतों में जाके खड़ा होना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कौन किसान क्या उगा रहा है। यहाँ देश में यही नहीं पता हम क्या खा रहे हैं सुबह से रात तक। एक भी बंदा ये नहीं जानता कि प्लेट में कहां से खाना आ रहा है। कितनी गंभीर चीज है ये। हम सभी पैसे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर रही हैं अनिता जी यहाँ पे। लेकिन तेवतिया जी, असल में हम सब जानते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर कौन है, हमारा टेलर कौन है, हमारा टीचर कौन है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारा किसान कौन है। अनीता इसी क्वेश्चन को रेज कर रही है। भाई पहले अपने किसान को आइडेंटिफाई करिए। यानी किसान जब तक पता नहीं है तो फिर हमारी थाली में आने वाला अन्न कहां से आ रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो कोशिश तो यहां भी करनी होगी। मतलब उपाध्याय जी, जो मैडम कह रही है कि किसान वही है जो अन्न पैदा कर रहा है, जो पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहा, वो किसान कह रही है। हाँ। लेकिन खेत से थाली तक का जो सफर है उसमें किसानों को ये लाल डिब्बे, पीले डिब्बे, पैसे देना किसने सिखाया? किसानों को नहीं पता कि कौन सी फसल में क्या करना है क्या नहीं करना। वो जागरूकता नहीं है। आज अगर देखा जाए तो किसानों को ये 1940 के दशक में जब डीडीटी आई थी तो उसका प्रयोग केवल मच्छरों के लिए किया था। और हरित क्रांति के आने के बाद आज किसानों की पैदावार सरप्लस है, चाहे गेहूं में लगा लो या फिर धान में लगा लो। तो उस सरप्लस में कहीं ना कहीं किसानों का तो रोल होता ही। आज पूरी देश का भंडारण अगर करता है या भरपेट भोजन खिलाता है तो किसान ही है। लेकिन किसानों को दोबारा उस पारंपरिक तरीके पर आना पड़ेगा जहां से खेती शुरू करी थी। उसके लिए सरकारों को जागरूकता के लिए केवीके का, आज केवीके में कौन जागरूकता कर रहा है? किसानों को जागरूकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो दवाइयों को जो प्रयोग करता है वो अंधाधुंध दवाइयां हैं, और उनको उस दवाइयों के डिब्बे पर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो उनके अनुकूल नहीं होती है। कहीं ना कहीं हम लोग किसान परिवार से आते हैं और मैं किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो यही बताना चाहता हूँ कि 6 तरीके के जो किसान आज इस भोजन में जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वेडिसाइड और नहरी पानी। आज जो रिवर बेड है जो उसको देखोगे तो वो इतना गंदा हो चुका है कि उसमें पानी की सोखन शक्ति नहीं रही है जमीन के अंदर, क्योंकि रिवर बेड जो चलता है वो ऊपर से केमिकल युक्त। तो जिम्मेदार कौन है? पहले मुझे ये समझिए, जिम्मेदार कौन है? इतनी सारी खामियां हैं, इतने गड्ढे हैं, लेकिन भरेगा कौन? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? उपाध्याय जी, किसान तो जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि किसान तो खेती किसानी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। इसमें जिम्मेदार हर वो नागरिक है जो किसानों को ये बताता है कि आप इस डिब्बे के प्रयोग से आपकी खेती बढ़ जाएगी। लेकिन कहाँ 60 मन का कीला और जो दूसरा ऑर्गेनिक फार्म पाएंगे। कौन है ये? कौन बता रहा है? जो आप बता रहे हो डब्बा, वो डब्बा इस्तेमाल के कौन बता रहा है सर? ये सर वो जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, हाँ, जो प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में आ चुके हैं यार, वो बताते हैं कि इसको मत करो, उसको मत करो। कहीं आप देखोगे पिछले दशक में सरसों हमारे लिए सबसे उच्चतम रहती थी और सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसी कंपनियों ने सरसों पर ये इल्जाम लगा दिया कि इसको खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये बीमारियां फैल जाएंगी। वो अपना जो उत्पाद है वो बेचने के लिए वो किसानों को भ्रमित कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का, प्राइवेट कंपनियों का भागीदारी रहती है। एक विकल्प ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको लगता है कि यही इसका विकल्प हो सकता है? यही सॉल्यूशन है? ऑर्गेनिक पे सर आना पड़ेगा। हाँ। आज भी कई राज्यों में ऐसे देश देखे गए हैं जहां पे इतने सारे कैंसर है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको माताएं दूध पिलाती हैं उनके अंदर भी डीडीसी की ऐसी भरपूर मात्रा देखी गई है कि उसको कैंसर से पीड़ित है। ठीक है। केरल में ये हाल, बहुत बुरा हाल है। और आज हरियाणा में 30,850, मतलब एक साल 2022 का बता रहा हूँ मैं आपको, इसका आंकड़ा है कैंसर का। और हर महीने 850 कैंसर के मरीज बनते हैं। पहले पंजाब हुआ करता था, आज हरियाणा नंबर में चल रहा है कैंसर में। तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये केमिकल की फैक्ट्रियां जो उसमें नाले में सीधे डाल रही है हमारे रजवाहों में। ठीक है, यानी बढ़ते हुए कदम जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं सो कॉल्ड, उनको पीछे लौटना ही होगा और परंपरागत खेती की तरफ ध्यान दिलाना होगा, तभी इसी से बचा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोगिया भी हैं। डॉक्टर साहब, असल में 2040 तक देश की 30% आबादी कैंसर की जद में होगी, हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा,
सर फिर वही हम कह रहे हैं, हम डरा नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन चेताना हमारी जिम्मेदारी है, अलार्म करना जरूरी है। और क्या ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर है तो क्या हम उसके हिसाब से एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जनाब, जो ये फैक्ट्स हैं वो तो डराने वाले ही हैं। अभी 10 से 12 लाख कैंसर के केसेस पर ईयर आते हैं इंडिया में, जो 2020-40 और 2020-45 तक यही केसेस हो जाएंगे 24 से 26 लाख पर ईयर। तो ये फैक्ट्स हैं, ये तो डराने वाले ही हैं। बट अब डराने वाले फैक्ट्स को आगे करना क्या है? इसमें डरना नहीं है, डेफिनेटली यस, ओनली अवेयरनेस और जागरूकता लानी है। वो कैसे लानी है? हमें पता होना चाहिए कौन से कैंसर की वजह पेस्टिसाइड्स है, कौन से कैंसर की वजह इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड है, कौन से कैंसर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट होते हैं, कौन से कैंसर प्रिवेंटेबल हैं और कौन से कैसे उपचार किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जीवन शैली से कौन कौन से कैंसर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फोरम हमारा किसान और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड है। तो हमारे मोस्ट कॉमन जो कैंसर होते हैं जो फार्मर्स को होते हैं, सपोज एक फार्मर पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है या इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहा है, एक स्टडी के अनुसार उसमें प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा था। एक स्टडी के अनुसार जो वुमेन्स जो फार्मर के साथ रहती हैं और वो फार्मिंग कर रही हैं, उनको ओवेरियन कैंसर बहुत ज़्यादा था। एक स्टडी के अनुसार बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका मेन कारण इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है। ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा ये दो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं, इसका बेसिक रीजन, और ल्यूकीमिया, ये 3 कैंसर का रीजन पेस्टिसाइड और एडल्ट्रेटेड फूड है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रिवेंशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इन फार्मिंग बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये हमें एक जागरूकता लेकिन दिलानी है। मैं समझना चाह रहा था कि जितनी बड़ी चिंता है उसी बड़े स्तर पे क्या हम एक्ट करते नजर आ रहे हैं? क्या हम उतने अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सर दिक्कत कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत तो अवेयरनेस की है ही। अच्छा। सबसे बड़ी दिक्कत है अवेयरनेस की है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का हमें पता है कि हमारे जो भारत में बहुत लेट स्टेज में आते हैं, उसको प्रिवेंशन कैसे करते हैं? मैमोग्राफी करके। 50 साल से ऊपर मैमोग्राफी 1 साल में एक बार जरूरी होता है। बट हमारे इंडिया में केवल 10 से 15% वुमेन्स 50 साल के बाद मैमोग्राफी करती हैं। तो ये अवेयरनेस लानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका बताया, हमें पता है अल्कोहल और तंबाकू से 33 to 50% कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हर अब कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल पा रहा है, तो हमें सब जानते हुए भी हम उसको प्रिवेंटेबल स्टेज पे नहीं आ पा रहे हैं। ये तो हमें नॉन फैक्टर हैं। अब ये वाला फैक्टर जो पेस्टिसाइड वाला है या ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला फैक्टर है, ये तो नॉर्मल पॉपुलेशन को पता भी नहीं है। तो उनको जागरूकता उस हिसाब से पहुंचानी है, रादर देन हमें उसको डरा के फिगर्स दिखा के डराना है। बट डेफिनेटली जागरूकता फैलानी है, और ये डराना इसलिए भी है ताकि वो जागरूक हों और हम अच्छे प्रिवेंटेबल कैंसर को और अच्छे उस पर फोकस कर पाए। ठीक है, तो आज इस अहम विषय पे हम बात कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और आज आपकी थाली में क्या परोसा जाएगा इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा आज रात के खाने से पहले। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हम आपकी बात करते हैं और आप ही की बात पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों सच का साथ आपके लिए देखना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं हमको फिक्र है आपकी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान पर। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज हम उस सच की बात कर रहे हैं जो आपसे जुड़ा है, आपके अपनों से जुड़ा है। और आज का एपिसोड आपके लिए बहुत खास है क्योंकि बात हो रही है कैंसर जैसी घातक बीमारी की, लेकिन इसके बचाव की भी आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी प्रेम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, हम लगातार कहते हैं कि स्वस्थ जिएं, अच्छा खाएं, अच्छी सेहत मेंटेन करें, घूमें और वॉक करें, सुबह शाम टहलें, लेकिन सर पर्यावरण के लिहाज से, क्योंकि आपकी स्टडी वहां पे बहुत अच्छी है, क्या ये पर्यावरण हमको अलाउ कर पाता है? क्या पर्यावरण उस कंडीशन में है कि हम ये अच्छा खाना, सहना, रहना, पीना वो अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी होगी, हम एनवायरमेंटलिस्ट बना नहीं सकते। हमारे जो फार्मर्स हैं वो फ्रंटलाइन एनवायरमेंटलिस्ट हैं। जो फार्मर है वो सबसे पहला एंट्री पॉइंट है आपकी एनवायरमेंट की किसी भी पॉलिसी का, इकोसिस्टम को बचाने का। तो जो फार्मर है उसी को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, वही जो है आपकी ये पूरा एनवायरनमेंट को संभाल सकता है। फार्मर जो है वही एग्रो फॉरेस्ट्री में जाता है, फार्मर ही सोशल फॉरेस्ट्री को सपोर्ट करता है। फार्मर गांव में रहता है, गांव में पंचायतें होती हैं, वहाँ पर गौचर की ज़मीन होती है, किस तरह से सॉइल की रेमिडिएशन करनी है, किस तरह। देखिए, हवा, पानी और मिट्टी, इन तीनों चीज़ों का मालिक जो होता है वो किसान ही होता है, ये मेरा मानना है। और अगर हम किसानों को ठीक से एजुकेट करेंगे तो ये जो पर्यावरण की जो छोटी छोटी ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी और छोटी, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम पर्यावरण को ना एक बाहरी थर्ड पार्टी की तरह देखते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी गोष्ठियों में देखते हैं कि लोग ऐसे बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, जैसे वो उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर की बात हम कुछ कर रहे हैं, कोई दूसरा ही प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, जो पर्यावरण है वो हम ही हैं। जो हम खाते हैं, अगर मैं एक केला खाता हूँ, मैं संतरा खाता हूँ, वो मैं हो जाता हूँ, वो मेरा शरीर बन जाता है। अगर मैं मूंगफली खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, वो मैं हो जाता हूँ। तो हमें जो पर्यावरण का पूरी जो नैरेटिव है उसको बदलना होगा, एग्रीकल्चर को पर्यावरण के साथ जोड़ना होगा। हम एग्रीकल्चर को अलग करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अलग करते हैं, और पर्यावरण का नैरेटिव अलग चलता है कि वो जैसे कि एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का, वाइल्ड लाइफ का, सॉइल रेमिडिएशन का और एग्रीकल्चर का, इसका कोई लेना देना ही नहीं। दिस इज ऑल वन। ये एक ही ऑर्गेनिक होल है। परमात्मा ने तो एक ही पृथ्वी बनाई, परमात्मा ने तो एयर, वाटर, सॉइल सब लोगों के लिए ही बनाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें वेलनेस के बारे में सोचना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कैंसर के बारे में बताया, अभी जितने भी यहाँ स्पीकर्स हैं सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, हम सब एक ही बात कर रहे हैं। हम वेलनेस जो है उसको, वेलनेस सेंट्रिक फार्मिंग होनी चाहिए। लेकिन सर क्या अभी हमारे पास उतना समय है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एग्जाम सिर पे है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और खतरा उससे ज्यादा बड़ा है। तो सर क्या उस समय के हिसाब से हम जो सोचेंगे, फिर करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर अवेयर होंगे, इतना टाइम है सर हमारे पास क्या? क्योंकि चिंता तो बहुत बड़ी है सामने। नहीं, आपके प्रश्न का मैंने वो दिया कि पर्यावरण के संदर्भ में बात है। अब हम बात करते हैं एक्शन पॉइंट क्या। एक्शन पॉइंट ये है, जैसे मैं पहले भी बोला, पहले तो देखिए जो पुराने लोग हैं उनको ठीक करना मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा। जो इस समय कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, जो हमारे ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, जो हमारा ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल का जो बच्चा है, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि वो जनरेशन है जो आपका एक्चुअल फार्मिंग और एग्रीकल्चर संभालेगा। वही हैं जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाएंगे, वही फॉरेस्ट ऑफिसर बनेगा, वही एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेगा, वही पॉलिटिशियन बनेगा, वही जाके प्रधानमंत्री और वही जाके चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मैं समझता हूँ हम यूथ के ऊपर अगर हम फोकस करें और अगर हम 2 साल का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाएं, 2 साल का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाएं कि हम जैसे सभी स्पीकर्स ने कहा, एजुकेशन इज अ मास्टर की। आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाकी जो है मार्केट अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। अगर लोगों में वो एजुकेशन आएगी, जागरूकता आएगी, तो सरकारें भी वही करेंगी। सरकार कोई अलग चीज़ नहीं होती है। वी गेट द गवर्नमेंट वी डिजर्व। जो हम कहेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वो जो सोच का नैरेटिव क्रिएट करना है। हर चीज़ देखिए एक परसेप्शन मैनेजमेंट होती है, हर चीज़ एक एजुकेशन की मैनेजमेंट होती है ना। सोशल मीडिया हमारे पास है, हम उस चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, वेलनेस, हेल्थ,
लिविंग विदाउट पेस्टिसाइड्स, लिविंग विदाउट इंसेक्टिसाइड्स, इसके ऊपर अगर हम एजुकेशन करेंगे, क्यों नहीं लोग करेंगे। मेरा ये मानना है, देखिए हम लोग 4 लाख लोगों के साथ काम करते हैं पूरे भारतवर्ष में, 18 प्रदेशों में, 206 जिलों में, 2,70,000 हेक्टेयर के ऊपर लैंड पे हम लोगों ने काम किया। मेरा ये मानना है अगर आप अच्छे मॉडल्स क्रिएट करेंगे, अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, लोग अच्छा होना चाहते हैं, लोग सेहतमंद होना चाहते हैं, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लोगों को ये नहीं पता वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे एजुकेशन लें, किससे अवेयरनेस लें। सो अगर हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, देखिए जैसे लोग हवाई जहाज कब यूज़ करेंगे, जब अच्छा एयरपोर्ट होगा। लोग शिपिंग इंडस्ट्री में कैसे जाएंगे, जब अच्छा पोर्ट होगा। उसी तरह से हमें एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एनवायरनमेंट के लिए, वेलनेस के लिए हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नॉलेज पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। वो जो आपके नॉलेज पायलट प्रोजेक्ट्स जो बनेंगे, वहाँ आके टच एंड फील एक्सपीरियंस के साथ साक्षात वहाँ पर किसान आके हमारे सीखें और वो जाके अपना कार्यान्वित करें, अपने अपने गांव में जाके वो ठीक है सर। लेकिन चाहत के भविष्य में यथार्थ काफी कमजोर दिखाई देता है, हमें इसे इग्नोर नहीं करना होगा। अनीता जी भी हमारे साथ हैं। अनीता डागर जी, असल में किसान को ये कहा जाए कि देखिए भाई प्राकृतिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, लेकिन अंततः किसान को अपना घर भी चलाना है। आखिर में उसकी जेब में कितना आएगा भाई ये भी मैटर करता है, परिवार चलाना है। तो परिवार चलाने की जिम्मेदारी और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हुए कदम, क्या इन्हें हम जोड़कर देख सकते हैं अनीता जी? क्योंकि ये कहा जाता है, भ्रम की स्थिति ये रहती है अक्सर कि भाई देखिए इस खेती में उतना फायदा नहीं है, उत्पादकता के लिहाज से काफी नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा आज क्लियर करिए लोगों को और ये भ्रम, संशय, कंफ्यूजन जितने हैं वो सब दूर कर दीजिए। जी सर, आपके सवाल पे मैं आती हूँ, पर जैसा कि परिवर्तन जी ने अभी कहा कि लोग जो हैं वो जागरूक होना चाहते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, लोग सिर्फ और सिर्फ आजकल औद्योगिकरण, मॉडर्नाइजेशन के पीछे जा रहे हैं। कोई भी इंसान नेचर की परवाह नहीं कर रहा, बहुत कम, संख्या बहुत कम है, 0.1% लोग ऐसे हैं। आप हैं ना उनमें से मैम? देखिए आप तो खुद एग्जाम्पल हैं, आप महिला हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं, एक ट्रेंड सेट कर रही हैं, तो फिर कैसे ना माना जाए? पर आप मेजॉरिटी देखिए, 99.9% जिम्मेदारी नहीं ले रहे लोग। 0.1 से बात अगर बनती होती तो आज हम एक डूबते हुए जहाज में सफर नहीं कर रहे होते। ये आंकड़ा कहां से आया मैम आपके पास कि 99% लोग नहीं मानते हैं, वो जागरूक ही नहीं होना चाहते हैं? कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं क्या, शेयर करिए प्लीज। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजेंसी की बात अगर करें, और डॉक्टर साहब भी हैं आज हमारे साथ, रिपोर्ट ये बता रही है कि 90% लोगों के यूरिन और ब्लड में पेस्टिसाइड डिटेक्ट होने लग गए हैं। इस स्टडी के बारे में ज्यादा जानकारी डॉक्टर साहब अभी देंगे। और अगर 90% लोगों के, तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी जो इक्का दुक्का सुनने को मिलती थी, आज हर गली मोहल्ले में है, हर घर, रिश्तेदार, परिवार में कैंसर पनप रहा है। अब अगर हम ये बात पे ध्यान देंगे कि जी 2040 में जाके स्थिति गंभीर होगी, तो लोग 2040 के बारे में सोचने लग जाएंगे, लोग अभी के बारे में नहीं सोचेंगे। अच्छा, अभी आपने मुझसे प्रश्न किया था कि किसान अपना पेट कैसे पाले, और ये मिथ है कि प्राकृतिक खेती में प्रोडक्शन कम होता है। मैं खुद खेती कर रही हूँ, हमारा परिवार खेती कर रहा है, किसी भी फसल में हम कम नहीं ले रहे हैं। और ये खेती, जब हम कहते हैं कि जीरो बजट खेती है एक तरीके से, जिसमें हमें इतना खर्चा नहीं करना। आज अगर धान की बात की जाए, पेस्टिसाइड बेहिसाब इतना डाला जा रहा है, इतना डाला जा रहा है कि आप लाखों में खर्चा कर रहे हैं किसान। तो उन्हें जागरूकता नहीं है, उन्हें अज्ञानता है, इस कारण किसान ऐसा कर रहा है। अब किसान को ज्ञान देने की जरूरत है। ये जो स्थिति गंभीर हुई है, ये पिछले 30 से 40 वर्षों में हुई है। इससे पहले स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। इसीलिए मैं जोर दे रही हूँ। अनीता जी, ढेर सारी योजनाएं हैं, ढेर सारे पोर्टल्स हैं, ढेर सारी बातें रोज की जाती है, वो कहाँ हो रही है, फिर किसके लिए हो रही है? अगर आप कह रही हैं किसान को ज्ञान ही नहीं है, तो फिर ये योजनाएं, ये पोर्टल, ये ई सुविधाएं किसके लिए फिर एग्जिस्ट नहीं करती क्या ये? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी के सालों में अगर बात की जाए, कोई भी सरकार है, चाहे हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकारें हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कृषि जगत में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इतनी सारी योजनाएं किसान को दी जा रही हैं, और खुलकर सरकार भी सामने आ रही है। ठीक है, तो जो कोशिशें हो रही हैं उनका असर दिखना चाहिए, वो दिखता क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अजीत तेवतिया जो हमारे साथ हैं, किसान नेता है,
अजीत जी, असल में अगर प्राकृतिक खेती इतना फायदे का सौदा है जो स्वास्थ्य को भी बेहतर कर रहा है और आपकी जेब को भी बेहतर कर रहा है, तो फिर उसका आंकड़ा इतना कम क्यों है? प्राकृतिक खेती की तरफ किसान अग्रसर होते हुए नजर क्यों नहीं आते? उपाध्याय जी, इसमें दो बातें हैं। अगर जो केमिकल की खेती हम लोग आज कर रहे हैं उसको जैविक खेती पे लाने के लिए 3 साल का पीरियड हमें लगता है। अच्छा, उसको लाएंगे हम धान से जोड़े या गेहूं से जोड़े, हाँ। तो उसमें एक साथ वो परिवर्तन हम नहीं ला सकते। किसान भाइयों को हमें ये बताना पड़ेगा कि जो अब केमिकल खेती है वो जैविक खेती में आने के लिए सब्जियों का हमें पहले उसमें 3 साल तक सब्जियां बोए, तो उसमें जो खरपतवार आएंगे वो अपने आप ही नष्ट हो तो जाएंगे। जितना आसानी से अनिता जी समझा रही है इतना आसान नहीं है, मैं ये मानूं? नहीं सर, इतना आसान नहीं है। अनिता जी, दूसरी बात, मैं अनिता जी का एक कमेंट इस पर। अनिता जी, इतना आसान तो नहीं है, तेवतिया जी तेवतिया साफ जी, कह रहे हैं। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि किसान मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं। वो वही पुरानी पद्धति लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर लगाया जा रहा है तो बड़े पैमाने पर गेहूं लगाया जा रहा है, धान लगाया जा रहा है। किसान मिश्रित खेती नहीं कर रहा। जब तक किसान मिश्रित खेती नहीं करेगा, जब तक सर वो मैं सफल नहीं हो मैडम की पाएगा। बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। आज अगर मुझे कोई डिसीज हो जाए तो डॉक्टर साहब कहेंगे ये टैबलेट ले लो, ये टैबलेट ले लो, ये टैबलेट ले लो। लेकिन जो मार्केट में ऐसे जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं उनको बेचने वाले आज भी अनपढ़ लोग हैं। दूसरा, सरकार कोई भी समय सरकार से नहीं कर रही है, उन कंपनियों पर ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते कि आप जो पेस्टिसाइड बेच रहे हो उसमें इतनी स्ट्रांग मात्रा है कि ये इनसे हमें ये नुकसान हो जाएगा। उनको क्यों नहीं प्रतिबंध करते? आज नैनो यूरिया आ रहा है, देखने सर उसमें नीम का कोटिंग ज्यादा हो गई, तो उससे पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं कम हुआ। ये जो पेस्टिसाइड जो कंपनियां ऑर्गेनिक खेती आसान नहीं है ना, मतलब इन टोटलिटी जो अनिता जी समझा रही है वैसा नहीं है ना? इतनी आसान नहीं है। और हाँ। कैसे कर लेंगे? समय लगता है, मतलब 3 साल का समय लगे और खेती पर। और ये जो पैसा जो आ रहे हैं भर के, ये कंपनी वाले क्यों लिखते हैं अपने डिब्बे पर? इतनी जो खाने की और खाद्य सामग्री है उस पर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल इतना, फैट इतना, ये उतना। इन पे भी लिखो ना डिब्बों पे भी कि इसमें इतना जहर इतना, वो सब कुछ करके जब किसानों को दो, किसानों को बेचारे को क्या पता? वो तो आप जो दोगे वो उसमें छिड़क देगा। ठीक है, पूरा ब्लेम किसानों पर लगाना ये तो मैं नहीं मानता। मेरी अपनी सहमति पर किसानों पे ब्लेम कोई कर ही नहीं रहा ना। जैसे मैडम ने कही, किसान तो ज्ञानी नहीं है। हाँ, ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन वो उन कंपनियों को कहो ना, आप जो कंपनियां उनको बेच रही हैं किसानों को, और उनको कहो जो सीधे सीधे कंपनी से जुड़े हुए हैं। आज मॉन्सेंटो कंपनी अपने नाम से, अमेरिका में प्रतिबंध है जी मॉन्सेंटो पे, वो किसी और नाम से अपना नाम ब्रांड चेंज कर देती है, बेयर कंपनी कर देती है, सेमेंटा कर देती है। उन कंपनियों पे अमेरिका में भी आज बैन है। ठीक है। और जो चाय के बागान जिन लोगों लिए थे, आज ग्लाइकोसाइड जो ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जिन पे मंथन करना बहुत जरूरी है, लेकिन बात आपकी सेहत की है, स्वास्थ्य की है, ये कैसे दुरुस्त होगा ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी की एक रिपोर्ट है, उसके जर्नल को मैं पढ़ रहा था, वो भी घबराता है, डराता है हमको, और कहता है कि 2040 तक, जो मैं 30% की आंकड़े की रिपोर्ट की बात कर रहा था जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो उससे ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है कि भाई डबल हो जाएंगे, कैंसर के पेशेंट्स डबल हो जाएंगे। सर, इस पे भी हम घबराएं ना, चिंता ना करें तो सर थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है। और क्या हमने लेट कर दिया है ये समझने में? सर देखिए, लेट तो कभी नहीं होता लाइफ में। अच्छा, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमें जागना है। जागना कैसे है? मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि हमें अवेयर रहना है। अवेयर कैसे रहना है? आपके जो भी प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं उस पर फोकस करना है। जो हमारा ये फोरम है, अभी फोकस करते हैं हम एक फर्टिलाइजर और एक खेती पे। इस एंगल से देखा जाए, डेफिनेटली मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि जो ब्लड एंड यूरिन सैंपल में बहुत सारे पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूरोपियन और कैनेडियन और ब्राज़ील ने कुछ इंसेक्टिसाइड को बैन ही कर दिया है। 90% का आंकड़ा है क्या सर? 90% डेफिनेटली थोड़ा और हाइप्ड है, बट डेफिनेटली ये 70% का है। ओके। सेकेंड, इसके साथ साथ पेस्टिसाइड के साथ हमारे पास दूसरे हैं प्रिजर्वेटिव, जो हम कैंड फूड या अपने जो पैक फूड में आते हैं। तो मेजर हमारे साथ साथ फर्टिलाइजर के, हमारे साथ जो सब्जियां और फल हैं, उसके साथ साथ हमारे कैन फूड भी हैं, जिसमें एक ब्रोमाइड करके एक कंपोनेंट है, वो कार्सिनोजेनिक है। तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। थर्ड, किसान हमारा इतनी मेहनत करता रहता है, हो सकता है उतना एजुकेट ना हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिनको जो इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड कर रहा है, जो कंपनीज और जो दुकानदार, वो एजुकेट होने चाहिए। भैया इस प्रोडक्ट को बेचे ही नहीं, बहुत सारे और तरीके हैं जो कम अब 100% तो कोई प्योर हो नहीं सकता, कोई तो जहर होगा ही। बट हमें इस मोमेंट पे, आज के इस पूरे जो हमारी टॉक है या हमारा फोरम है, इसके बाद
हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरे चेंजेस होने में 4 से 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल तक और कैंसर के पेशेंट और बढ़ जाएंगे। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम जो भी हम सब्जियां लें या जो भी फ्रूट्स लें उसको पानी से धोएं, बेकिंग सोडा डालें, 10 मिनट रखें और धोएं, उसके बाद उसको कंज्यूम करें। तो ये एक बहुत बेसिक और सिंपल स्टेप है जो आज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रादर देन पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट करके उसको आगे जाके 5 साल बाद कुछ होगा, वो तो होता ही रहेगा और वो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। बट आज हमें क्या करना है, हमें एजुकेट होना है, अवेयर होना है और जो डे टू डे प्रैक्टिस में जिसमें हम लग सकता है कि कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर फोकस होना है। शराब नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, अच्छा खाना खाना है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करनी है, ये सारे प्रिवेंटेबल फैक्टर है, रादर देन कि जो अनप्रिवेंटेबल फैक्टर है, सब वो जेनेटिक फैक्टर है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, उस पर फोकस ना करें। स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर नहीं सकते, लेकिन डाइट, एक्सरसाइज, खाना, इन सब पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर की बात सर आपने यहाँ पे की, तो सर कितना % रिस्क होता है उन फैमिलीज में जिनके घर में किसी को कैंसर हो? क्या वो अगली पीढ़ियों को भी उसी रफ्तार से घेरता है या ओवरऑल कुछ कम हो सकता है? ओवरऑल आंकड़ा है कि 5 से 10% सारे कैंसर आनुवंशिक होते हैं, बट कुछ कैंसर है जैसे ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर है, वो आंकड़ा 15 to 20% तक चला जाता है। तो लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे मदर फादर से आया वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, एक्सरसाइज, खाना पीना, अच्छा एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये थोड़ा हमारे हाथ में है जो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना है और अच्छी सेहत रखनी है, सुबह शाम वॉक करना है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फलों और सब्जियों को आप धो के इस्तेमाल करें, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई और ऐसी टिप्स हैं, कई और ऐसी बातें हैं जो आज आपके लिए जानना जरूरी है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सच का साथ का आज का एपिसोड आपके लिए, आपके अपनों के लिए आज देखा जाना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं सच का साथ। और आज जो सच की हम बात कर रहे हैं, जिसको सच के साथ माइन्यूटली डिटेल में समझना आपको बहुत जरूरी है। बात आपके स्वास्थ्य की हो रही है, कैंसर की हो रही है और उसके उपाय यानी प्राकृतिक खेती की हो रही है। बेहद विशिष्ट मेहमान मेरे पैनल का हिस्सा है और हमारे साथ स्वामी प्रेम जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम सर, असल में मशीनें आधुनिकता का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन क्या सर ये मशीनों में मनुष्य ढलता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे रुकें? क्योंकि हमें विकास की रफ्तार को भी थामना है, हमको परंपरागत खेती के साथ भी जुड़ना है। सर वो बीच का मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा सर? बड़ा मुश्किल लगता है। आई थिंक अभी जो सब स्पीकर जो बात कर रहे थे, एक चीज़ हमको फोकस करना होगा, हम भूल जाते हैं कि हमारा प्राइमरी, हम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम नैरेटिव क्या सेट करते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रॉफिट नहीं होता। मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूं और मैं अगल बगल के जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उनसे मैं 2.5 गुना ज़्यादा कमाता हूं। ठीक है, सो अभी क्या है, बहुत माइनॉरिटी में जीरो बजट फार्मिंग करने वाले, नेचुरल फार्मिंग करने वाले, वो बहुत माइनॉरिटी में, तो उनकी आवाज़ बुलंद नहीं है। केमिकल फार्मिंग करने वाले बहुत मेजॉरिटी में है, उनकी आवाज़ बुलंद है। सो नैरेटिव को बदलने के लिए टॉप पॉलिटिकल से लेके नीचे तक, ब्यूरोक्रेसी लेके एग्रीकल्चर ऑफिसर तक, हम सभी को साथ आके हमें इस नैरेटिव को चेंज करना होगा। जिस दिन आप नैरेटिव को जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तो पब्लिक फॉलो करेगी। जैसा हम बोलेंगे, अब जैसे डीडी किसान जो है ये बहुत गजब का एक काम करता है, एक नैरेटिव सेट करता है कि एग्रीकल्चर इज अ सीरियस थिंग, है ना। एग्रीकल्चर में कैसे हैं, टिप्स वगैरह सब दिए जाते हैं। तो आप जितना परोसेंगे
वैसे ही तो लोग खाएंगे उस चीज़ को। तो नैरेटिव सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी बात आई ट्रैक्टर्स को लेके, मशीनरी को लेके, बाकी सब चीज़ें, हमारा ये मानना है हम लोग मशीन्स यूज़ करते ही नहीं है। 2,70,000 हेक्टेयर्स में हम लोगों ने एफॉरेस्टेशन की है, फार्मिंग की है, हम लोग मशीन्स यूज़ नहीं करते, तो हम लोग लेबर पे ही काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि इनपुट कॉस्ट अगर आप बढ़ाएंगे, देखिए एक बड़े नाना दादा हमारे क्या समझाते थे, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, है ना। अगर आप बचत करते हैं तो उतनी ही आपकी कमाई है, वो आपकी जेब में रहती है। अगर आप ट्रैक्टरों के ऊपर लोन लेंगे, ट्रैक्टरों का डीजल भी है, ट्रैक्टरों की एएमसी भी है, ट्रैक्टरों की ईएमआईज भी है, ट्रैक्टरों का मेंटेनेंस भी है, तो वो आपने कॉस्ट बढ़ा दी अपने फार्मिंग। तो फिर आप जब उसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपने पेस्टिसाइड भी डाला, आपने इंसेक्टिसाइड भी डाला, आपने ड्रिप इरिगेशन भी की, आपने वो सब कुछ किया, तो टोटल कॉस्ट तो आपकी बढ़ गई। फिर आपको अगर 10 रुपये की कमाइयाँ आप फिर कैलकुलेट करते हैं कि 15 रुपये तो हमारा इनपुट कॉस्ट हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये नैरेटिव ठीक से जाता है कि प्राकृतिक फार्मिंग में प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, और ये बार बार ये चीज़ बोलेंगे, तभी तो लोग उस चीज़ में आएंगे। अभी लोग क्या सोचते हैं कि ये एक, जैसे अभी अजय सर ने कहा कि 3 साल लगते हैं, भाई ये तो वो बात हो गई कि कोई ये कहे कि सेहत बनाने में 3 साल लगते हैं, आपको मसल बनाने में, जिम जाने में 3 साल। भाई आज शुरू करोगे तभी तो वो 3 साल आएंगे आपके। पहला कदम तो लीजिए। तो हम किसानों को यही बोलते हैं कि आज ही आप अपना केमिकल डालना बंद कीजिए। तो 3 साल के लिए क्या करें फिर सर? नहीं, आप यू डू द राइट थिंग, आप जो सही है वो आप करना शुरू करें। आप इसी समय शुरू करें, कल ही शुरू करें। जो आप डब्बे लाके रखे हुए हैं आपने पेस्टिसाइड के, उसको आप फेंकिए, उसको डिस्पोज कीजिए। वैसे तो उसका डिस्पोजल भी बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि है तो जहर। देखिए हम इतनी बात मानते हैं, आप देखिए इकोनॉमिक्स को आप जहर के बेस के ऊपर नहीं चला सकते। जहर बेस्ड खेती है ना। हम पेस्टिसाइड खेती बोलते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा, इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सी कोई चीज़ है। अरे आप सीधा सीधा बोलो ना, जहर के बेस्ड खेती कर रहे हैं, है ना। ये जो कैंसर हो रहा है सब कुछ, अगर वो जहर नहीं होता तो कैंसर क्यों होता आपको? लेकिन तो सर आप जैसे एग्जाम्पल हैं, अनीता जी जैसे एग्जाम्पल हैं, बावजूद इसके अलावा इसके फिर क्यों ये नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है, जिसे सेट करने की कोशिश पे आप भी हैं, सर, हम भी ये हैं। भी तो सोचिए, दिक्कत कहाँ है सर? गड्ढे कौन से हो गए हैं ऐसे जो भरे नहीं जा रहे? नहीं, ऐसा है, देखिए वी आर ऑल मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ में। अभी तो जुमा तो अभी आप देखिए ना, 5-6 साल 7-8 साल से तो ये नैरेटिव सेट हुआ है। अभी तक तो हम लोग सारे इसी प्रेशर में थे कि पेस्टिसाइड को यूज़ करना है, केमिकल यूज़ करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा आफ्टर इफेक्ट चल रहा था। अभी तो ये नैरेटिव सेट हो रहा है। हमें भी 47 साल हो गए काम करते हुए। हमने तो सिर्फ ये 8-9 सालों से हम देख रहे हैं कि सरकारें भी बात कर रही हैं कि प्राकृतिक खाद है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मेंशन किया कि 0 बजट फार्मिंग का करना है। बहुत लोगों से बहुत अच्छे लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर बात करें। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, इस नैरेटिव को सेट होने में थोड़ा सा 1-8 साल और लगेगा। हम सब अपना ट्राई करें। आई एम वेरी वेरी होपफुल। और मुझे अपने जो यंग जनरेशन है, जो हमारे आने वाला यूथ है, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि हम तो रोज़ देख रहे हैं, हम तो काम करते हैं यूथ के साथ, हम तो फील्ड में काम करते हैं और चीज़ें बदल रही हैं सर। बहुत सारे लोग जैविक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो डेटा क्यों नहीं सामने आ रहा। बहुत लोग अरे उसको छोड़िए, जो लोग गन्ना और राइस और ये धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड डाल के भी कर रहे हैं, जो वो खुद खाते हैं, अपने टेबल पे लाते हैं, अपनी किचन में अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं, वो जैविक फार्मिंग का अलग से खेती बाड़ी करके वो अपना खाना लेकर आते हैं। 2 टाइप की खेती हो रही है। हाँ, तो ये अवेयरनेस आ रही है। 2 टाइप की खेती हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, 2 कैसे सर? अरे ये तो बिल्कुल है। आप चलिए हमारे साथ, बड़ा क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। आप कैमरा टीम लेकर साथ चलिए, हम आपको कितने एग्जांपल्स मतलब आप कह रहे हैं कि किसान अपने लिए कुछ और बो रहा है और लोगों के लिए कुछ और बो रहा है। बिल्कुल अनीता ये जी, सच्चाई है। अनीता जी, बड़ा क्वेश्चन है ये तो। जी, मैं परिवर्तन जी इस बात से सहमत नहीं हूँ। फिर से मैं यही बात कहूंगी कि ज्ञान की कमी कह सकते हैं आप इस बात को, कि फार्मर जो है वो अपने लिए लगा रहे हैं। देखिए, जैसे कि तेवतिया जी ने बताया कि 3 साल के लिए जमीन को छोड़ना पड़ता है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप इतना रसायन का प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं। किसान को लगता है कि धान में तो मैंने डाल दिया पेस्टिसाइड, अब जब बात आई गेहूं की, अपने घर के लिए मैं उसमें कुछ नहीं डालूंगा, पर ऑलरेडी आपकी मिट्टी में जहर जा चुका है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि किसान अपने लिए जो है अलग से लगा रहा है।
वो खुद नहीं समझ रहा कि वो क्या कर रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं चलिए ग्राउंड पे दिखाते हैं हम आपको, आप क्यों एग्री नहीं कर रही हैं? वो तो कह रहे हैं चलिए ग्राउंड पे। इसकी जो परसेंटेज लेवल होगा वो बहुत कम होगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इक्का दुक्का किसान ऐसा होगा जो इस तरीके की चीजें कर रहा है। अगर मेजॉरिटी किसानों की बात की जाए तो वो वही खा रहे हैं, क्योंकि अब कोई गांव कोई शहर नहीं बच रहा जहां पे कैंसर की मार नहीं देखी जा रही। और अगर ऐसा होता तो किसानों में कैंसर नहीं होता। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अकेले किसान को जिम्मेदार ना ठहराया जाए कि केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर करके कैंसर लाया जा रहा है किसानों द्वारा। मैं इस बात को बिल्कुल भी सहमति नहीं देती। ऐसा कोई कह भी नहीं रहा है अनिता जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो फिर वहां से उनसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। जी बिल्कुल, किसान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, पर किसान भी तब सुधरेगा जब आम जनता सुधरेगी, हमारा लाइफस्टाइल जब सुधरेगा। सब जानते हैं कि देखिए सुबह उठ के वॉक करें, पर कितने लोग करते हैं? योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। केमिकल की बात की जाए तो सीमेंटेड हाउस हम इतने बड़े बड़े बनाते हैं, कितना उसमें केमिकल का प्रयोग होता है, कितना कार्बन इमिशन उसमें होता है। पानी को हमने दूषित कर रखा है, हवा को लोगों ने कर रखा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आम जनता को किसान का साथ देने के लिए उतरना पड़ेगा और किसान अपने आप सुधार लाएगा। लेकिन एक आम आदमी अनिता जी कैसे समझेगा कि जो वो खा रहा है वो गलत है या सही है? हम तो बचपन से पढ़ते आए थे, एन एप्पल ए डे डॉक्टर्स अवे। उस एप्पल को खाते वक्त तो जान सूखती है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब खुद बता रहे थे कितने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एप्पल खाएं ना खाएं, निगले ना खाएं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो मैम कैसे एक आम आदमी समझेगा? उसे तो नहीं पता ना, वो तो नहीं बो रहा है, ना उगा रहा है, ना खेती कर रहा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा। ये समझने के लिए मैं फिर वही बात कहूंगी कि किसान से सीधे जुड़ें। आपकी थाली में कहां से क्या आ रहा है, जिस दिन आपने ये जान लिया उस दिन किसान आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। वो वही उगा के देगा जो आपकी बॉडी चाहती है, पर उसके साथ जुड़िए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर सिर्फ ऐड करना चाहूँगा जो मैम कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ना बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, हम मल्टी मिलियन टॉपिक्स उठा के बैठ जाते हैं। सही बात है। टॉपिक सिर्फ एक है, आप किस तरह से सॉइल की केमिस्ट्री को ठीक करेंगे, मिट्टी को ठीक कीजिए। अगर आपने मिट्टी अपनी ठीक कर ली, उसके अंदर जो भी आप देसी बीज डालेंगे वो अपने आप ही ठीक ही निकलेगा। तो सर ने भी जो अभी बात कही कि 3 साल की, तो हम 3 साल का गैप देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ताकि सॉइल जो है अपनी नेचुरल केमिस्ट्री में गए। लेकिन अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप जीव अमृत का यूज़ करते हैं, और भी है बीज अमृत है, और भी कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप 2 से 3 महीने में अपनी मिट्टी को ठीक कर। पीपल बाबा, मैं एक बात कहना चाहता था कि मैं 3 साल जो कहे थे वो जमीन को खाली छोड़ने के लिए नहीं बोला था। मैंने कहा था कि 3 साल के बिटवीन जो पीरियड में हम जायद की फसलें ले सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं और कुछ उगा सकते हैं, तो वो उसमें फर्टिलाइजर की जो क्षमता है वो कम हो जाएंगी। सेकंड थिंग, मैं उपाध्याय जी एक बात और कहूंगा कि अभी जो कुछ नौजवानों को ये ड्रोन से जो रसायन की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी मेरे हिसाब से गलत है। गलत, अच्छा, बिल्कुल गलत। आज नया एक इम्प्लीमेंट आ गया सामने कि ड्रोन ले लो और उसमें रसायन भरो और छिड़काव करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों को जो ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट पिलर क्षेत्र में जाते हैं किसानों के में, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। और ऐसे कीट जो इस बार जो सह गए, वो आगे जब अपना नया जनरेशन पैदा करेंगे तो वो फिर किसी भी कीटनाशक से नहीं मरेंगे। और सर यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड करेंगे, इसमें पीपल बाबा एक बात और है कि आज जो हमारे पहले जो केंचुए थे, जो कीट मित्र थे, वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल, पर्यावरण का नुकसान होता जा रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है। जो हमारे परागण करने वाले कीट थे, मधुमक्खी थी, बीटल थे, ये सारे खत्म होते जा रहे हैं। केंचुआ खत्म होते जा रहा है। जमीन की उर्वरक शक्ति जो क्षमता थी वो कम होती जा रही है, कार्बनिक शक्ति कम होती जा रही है। जो आज देखोगे आपकी जमीन ना बहुत कठिन और कठोर हो गई है। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने उस पर इतना अत्याचार कर दिया है। पहले जमीन हमारी माँ हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने, इन कंपनियों ने आ करके उसको। और सर, जब आपने यंगस्टर्स के बारे में बात की कि उनको ड्रोन एप्लीकेशन सिखाए जा रहे हैं, हमने एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड यूट्यूब पे देखा है कि जगह जगह पर ये एक टिकटॉक के माध्यम से जैसे होता है उस तरह से आ रहा है कि 1 एकड़ में आपने 5 लाख कमाया, 2 एकड़ में आपने 1 करोड़ कमाया, क्या जी इतना केमिकल डालो, ये पेस्टिसाइड यूज़ करो, ये पद्धति यूज़ करो, ये मॉडर्न उसमें करो। अरे वो इतना गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। पहली बात, कोई भी किसान जो है 1 एकड़ में 1 करोड़ नहीं कमा सकता। आप चाहे कुछ भी करें, हाइड्रोपोनिक्स करें, एक्वापोनिक्स करें, दुनिया की कोई ऐसा नहीं है, चाहे आप स्पेन चले जाएं, पोर्चुगल चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं पर ऐसा नहीं होता। सो आई थिंक थोड़ा सा मे बी
सोसाइटी को और जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको ये जो यूट्यूब पे ये जो मिस एजुकेशन चल रही है इसको भी बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है। खैर किसानों की जो जोत है वो इतनी कम हो गई है कि उनको ड्रोन की आवश्यकता नहीं है, नहीं उनको ट्रैक्टर की आवश्यकता है। तेवतिया जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, ड्रोन तो क्या, किसान को ट्रैक्टर की भी आवश्यकता वो तो मैं कह रहा हूँ मैडम, अगर एक गांव की बात की जाए 4-5 जो है ट्रैक्टर वो सफिशिएंट हैं, पूरे गांव का काम चल सकता है उससे। ड्रोन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। तो फिर तेवतिया जी हम बैलों पे आ जाएं, फिर हम खुद ही खेतों पे निकल जाएं, जो पहले क्या करते थे वही चले जाएं, फिर वही तो मैं समझने की कोशिश करता, जिस सो कॉल्ड विकास को हम अपनी पहचान के तौर पे देख रहे हैं वो तो फिर पीछे छूट जाएगा, इसका मतलब। सर आज अगर आप देखोगे उपाध्याय जी, जो पहले हमारे पास 50 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज वो जोत घटकर मैं कहूँगा 2 हेक्टेयर भी नहीं रही, 2 किले हो गए। उसमें किसान को ये सारी वो खर्चे ही तो है, नया ट्रैक्टर ले लिया, उसके अंदर फिर वो ड्रोन सिस्टम लगाएगा, उसमें पेस्टिसाइड डालेगा, तो अनावश्यक खर्चा है। और अभी जो पहले परंपरागत खेती आती थी हमें उसी पे जाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। उन फसलों के साथ हम तुलसी के पौधे, मरवे के पौधे, ऐसे हब्स के पौधे लगाते थे, गाय का गोबर उसमें डालते थे, तो अपने आप ही वो उपजाऊ बन जाती थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस खेती पे आने के लिए जो आप पीपल बाबा बता रहे थे, उस खेती को करने के लिए हमें अलग अलग हब्स लगाने चाहिए, उनकी महक से ही ये कीटनाशक नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है। उपाध्याय जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि विकास ही विनाश की जननी है, हमें इस बात को मानना होगा। और जो आपने कहा कि हम बैलों पर आ जाएं, हल पर आ जाएं, जी समय की मांग यही तो कहती आज है, आप हमें आना स्टूडियो होगा। बैलगाड़ी से आई है मैम? नहीं, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। नहीं तो आप कार से नहीं चलेंगी, ये बताइए। देखिए मैं आपको इसके लिए कहूंगी कि परिवर्तन की गुंजाइश हमें हर चीज में रखनी है ना, ये पड़ेगी। तो फिर संसाधनों का कॉन्ट्रडिक्शन है। कम से कम हमें इस्तेमाल परिवर्तन करना को भी पड़ेगा। एक्सेप्ट करती हैं, देखिए फिर अगर विकास के नाम पे बैलगाड़ी रोडों पर लाने लायक आप मैम, लोगों ने ऐसा नहीं कहाँ है, छोड़ा है बताइए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ये सोच लें, यहाँ पे हम ये सोच लें, आप इस तरीके से नहीं, सुविधाजनक नहीं हो सकती ना जी, चीजें। देखिए बैल हमारे खेतों में चल रहे हैं, बैलगाड़ी से मैं आ जाती, अगर आपके रोडों पे इतना ट्रैफिक जैम नहीं होता तो उपाध्याय जी वहां इंसान के चलने की जगह नहीं बची। आप बताइए कहां से हम गाय और बैलों को चलाएं वहां पर। तो मैम घर से लेके स्टूडियो में जो आप 45 मिनट में आ गई, तो बैलगाड़ी में तो 45 दिन लग जाते हैं आपको, फिर आप तो हमारे शो में भी नहीं आ पाती। मैम विकास को आप डिनाई नहीं कर सकती है ना इस तरीके से, मेरा ये कहने का मतलब है। देखिए आप सारी चीजें नहीं छोड़ सकती हैं। मानते हैं, पर संसाधन का कम से कम इस्तेमाल तो किया जा सकता है। वो कैसे परिभाषित होगा, उसकी परिभाषा सबकी अलग अलग है। देखिए जो चीज आपके लिए कम हो सकती है वो मेरे लिए कम नहीं हो सकती है। इसके लिए मैं बताती हूँ आपको, सुबह जो हम शुरुआत करते हैं, आप ले लीजिए कि हम टूथपेस्ट करते हैं, क्या उसकी रिप्लेसमेंट, उस केमिकल की रिप्लेसमेंट क्या दातुन नहीं हो सकती? जो हम साबुन लगाते हैं क्या उसके बदले हम एलोवेरा का यूज नहीं कर सकते? जो हम कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने केमिकल वाले पहनते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री इतना केमिकल कर रही है, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव हर किसी को लाने होंगे। खादी की साड़ी पहनती है मैम आप? जी बिल्कुल, आज पहन के आ जाते हैं मैम, अच्छा लगता है। मैंने ये जो साड़ी पहनी है जी, ये भी हैंडलूम की ही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो यही मैं एग्जांपल सेट करवाना चाह रहा हूं मैम आपकी तरफ से कि असल में जो अलग आप जगा रही हैं, प्रेम परिवर्तन जी जगा रहे हैं, वो आप तक सीमित ना रहे, उस रोशनी से पूरा देश जगमगाए, और यही हमारी कोशिश भी है। डॉक्टर अजय गोगिया भी हमारे साथ है। सर असल में क्या इस तरह की गंभीर समस्याएं जो हम झेल रहे हैं उसके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है कि किसानों का और साइंटिस्ट का एक रेगुलर इंटरेक्शन हो, एक संवाद हो, जिससे पता चल पाए कि दिक्कतें कहां पे? क्या उस इंटरेक्शन को आप कम पाते हैं, लैकिंग है वहां पे सर? डेफिनेटली यस। मैंने जैसे बताया ना, कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल है, उसमें 10% सपोज पेस्टिसाइड्स हैं, 10% प्रिजर्वेटिव्स हैं, 10% एनवायरनमेंट है, 10% पोल्यूशन है, 10% समथिंग है। तो जितने भी ये 10% हैं उसको कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए, डेफिनेटली उनको साथ बैठना चाहिए। सपोज फार्मिंग है तो हमारे किसानों के साथ बैठना चाहिए, प्रिजर्वेटिव हैं तो हमें फूड इंडस्ट्रीज के साथ बैठना चाहिए। हमारी डेली लाइफ में हमें जो हम मोमोज चाउमीन डेली इतना सारा कंज्यूम करते हैं, अभी तो रिसेंट रिपोर्ट आई है कि मोमोज के जो हम बनाते हैं प्रिपरेशन से लेके उसके अंदर फिलिंग तक सारे कार्सिनोजेनिक हैं। तो ये सब एक अलग अलग सेक्टर में बैठ के बात करनी है, एक फार्मिंग सेक्टर में बैठ करनी है, एक फूड इंडस्ट्री में बात करनी है, एक एनवायरमेंटल स्टडीज में बैठ करनी है। इतना पोल्यूशन है अभी, अर्बन जितने भी उसमें इतना पोल्यूशन इंडेक्स है,
इट कॉज लंग कैंसर एंड अदर कैंसर्स। तो वो सब फैक्टर्स पे बात करनी है, और वो एक पॉलिसी बनानी है रादर देन कि एक ही रीज़न है कैंसर का। हमें डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करनी है, डिफरेंट एस्पेक्ट पे उसको प्रिवेंटिव अप्रोच करना है, डिफरेंट एस्पेक्ट पे सर, कुछ पर गाइडलाइंस दिक्कत तो ये बनानी है ना, होगी। हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसे करते तो ऐसा हो जाता। सर ये कॉन्क्रीट लेवल पे क्यों नहीं समझ में आता है? फिर हम ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं, निबंध लिखने में सब माहिर हैं सर, लेकिन उसे जीवन में कैसे उतारे सर, वो व्यवहारिकता में कैसे शुमार हो? तो सबको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम उसको अब धीरे धीरे करके ही खुद कर सकते हैं। पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा, पहले खुद को ठीक करना होगा, तभी हम समाज ठीक कर सकते हैं। अब आप बताइए, आपके घर में कितने लोग मोमोज चाउमीन नहीं खाते हैं? आप इतना यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट हमारे घर में भी कमी है। तो पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा एंड देन समाज ठीक करना होगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, पॉलिसीज बन रही है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। हर चीज आज या कल से नहीं स्टार्ट होगी, धीरे धीरे एक एक स्टेप से ही बढ़ेगा। तो क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है जो अनिता जी कह रही है कि विकास के नाम पे हमें सब कुछ चीजों को जरा कंसाइज करना होगा? क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? विकास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन डेफिनेटली विकास की तरफ हम बहुत ज्यादा प्रगतिशील हो रहे हैं, लेकिन उस विकास ने हमें थोड़ा सा हैम्पर भी किया है। डेफिनेटली किया, विकास ने बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन कुछ हद तक 5 to 10% हमारी उसको सर मुझे कंक्लूड करना होगा, लेकिन आखिरी कमेंट मैं आप ही से चाहता हूं। 2 बड़ी टिप्स आज मेरे व्यूवर्स को दे दीजिए अगर कैंसर से बचना है। 2 बड़ी टिप्स सर क्या हो, जल्दी से सर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, वो बंद करिए। दूसरा, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करिए। जो मोटापा है किसी को, उसके डाइटिशियन से या उसको ओबेसिटी को कम करिए। एंड फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी फूड्स हैं उसको अच्छे से धो के, अच्छे से रनिंग वाटर में 10 मिनट बेकिंग सोडा के साथ कंज्यूम करें। ठीक है, एक टिप सर इसमें मैं जोड़ दूं क्या आपके कहने से? डीडी किसान को रेगुलर देखिए, क्योंकि यहाँ सारे पैनलिस्ट आते हैं और सारी बातें बताते हैं, तो डीडी किसान और सच के साथ देखता है। और मेरे पैनलिस्ट के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स के चेहरे पे भी रहे। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आए, चर्चा में जुड़े और अपनी अहम राय दी। तो फिर मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन उसी के साथ आप ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी, अपनों की सेहत का भी, क्योंकि कई बार अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र में हम कुछ कदम तो उठा ही लेते हैं। तो आज से एक कदम ही सही उठाने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं अपनी सेहत की, और आज पता करते हैं कि हमारा किसान कौन है। और हाँ, आज रात की खाने की थाली को गौर से देखिएगा, उसके बाद डीडी किसान को जरूर बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।